बात कर रहे हैं भावनाओं के उस क्या कहते हैं मिले जुले एहसास की, वो उलझा वासा जाल जिसे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी कामयाबी पर गर्व भी हो रहा हो और थोड़ी सी घबराहट भी साथ में। हाँ हाँ, अक्सर होता है। या जैसे किसी की याद आए तो प्यार भी महसूस हो और शायद थोड़ा गुस्सा भी। बिल्कुल। हमारे पास जो ये सामग्री है, भावनाओं का संगम, खुद को समझना, इसी दिलचस्प पहेली पर थोड़ी रोशनी डालती है। तो चलिए आज इसी विषय की तह तक चलते हैं। हाँ। समझते हैं कि मिलीजुली भावनाएं आखिर होती क्यों हैं और इन्हें संभाला कैसे जा सकता है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज वो अक्सर हमें एक सीधी सादी मतलब सरल सी भावनात्मक प्रतिक्रिया की तरफ धकेलता है। हाँ, जैसे खुशी है तो बस खुशी। एग्जैक्टली खुशी है तो सिर्फ खुशी, दुख है तो सिर्फ दुख। लेकिन असल जिंदगी के जो अनुभव हैं वो तो कहीं ज्यादा जटिल होते हैं ना। बिल्कुल। तो इन नोट्स के हिसाब से भी ये जो भावनात्मक जटिलता है, इसको स्वीकार करना ही शायद खुद को बेहतर समझने की तरफ पहला कदम है। हाँ बिल्कुल। जैसे इसमें कहा भी गया है कि भाई हम इंसान हैं, हाँ। है ना, कोई मशीन तो है नहीं कि एक बार में एक ही बटन दबेगा। सही। तो एक ही वक्त पर कई तरह की भावनाएं वो महसूस करना बिल्कुल सामान्य है, आम बात है। समाज भले ही कहता रहे कि अरे मजबूत बनो, रो मत या बस खुश रहो, लेकिन जिंदगी की सच्चाई इससे कई कहीं ज्यादा रंगीन है। हाँ, और इसमें वो उदाहरण भी दिए ना। हाँ, जैसे किसी दोस्त की तरक्की पर खुशी भी हो रही है पर अंदर ही अंदर जरा सी जलन भी है। बिल्कुल। या फिर किसी रिश्ते के खत्म होने पर दुख तो है पर साथ में एक राहत का एहसास भी है। हाँ हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो जटिलता है ये स्वाभाविक है, ये हमारी इंसानी फितरत का हिस्सा है। अच्छा। जैसे इन विचारों में कहा गया है कि जीवन कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नहीं है, इसमें कई शेड्स होते हैं। खुद को किसी एक भावना तक मतलब सीमित रखने की कोशिश करना वो असल में मुश्किल खड़ी कर सकता है। हाँ, शायद समाज को ये साफ साफ वाली बात इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी सी लगती है। हाँ शायद, लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है वो तो कहीं ज्यादा सूक्ष्म होता है, न्यूआंस्ड होता है, और हम अनजाने में ही समाज की इन अपेक्षाओं को अपना लेते हैं कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। इसी से जुड़ा एक अनुभव भी इन नोट्स में है, एक महत्वपूर्ण पब्लिक स्पीकिंग से ठीक पहले का पल। अच्छा। तो एक तरफ तो मंच पर जाने का उत्साह था, गर्व भी था, दूसरी तरफ उतनी घबराहट और वो आत्मसंदेह कि भाई क्या मैं अच्छा कर पाऊंगी। तो पहले लगा कि अरे या तो आत्मविश्वास होना चाहिए या डर, ये दोनों एक साथ कैसे। राइट। लेकिन फिर समझ आया कि ये सारी भावनाएं, उत्साह, डर, गर्व, शक, ये सब एक ही समय पर थीं और सब की सब वैध थीं, जायज थीं। बिल्कुल। और जब उन सभी को स्वीकार किया ना, तभी मंच पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास के साथ बोल पाई। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो जो बोलने वाला अनुभव है वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है इस बात का कि कैसे भावनाओं को दबाने के बजाय अगर हम उन्हें स्वीकार करें तो हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। सही। ये दिखाता है कि अपनी पूरी भावनात्मक रेंज को, सीमा को अपनाने से हमें असल में ताकत मिलती है, कमजोरी नहीं। और यहीं से वो महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिसका जिक्र नोट्स में भी है कि हम भावनाओं के मामले में मजबूती को कैसे देखते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। सही बात है। क्या मजबूती का मतलब है भावनाओं को छुपा लेना या फिर उन्हें समझकर संभालना? बिल्कुल सही सवाल। और शायद इसी मजबूती को सही मायने में समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जब ये भावनाओं का मिश्रण भारी लगने लगे तो क्या करें। हाँ, क्या तरीके हैं? तो लेख के अनुसार यहाँ 4 रणनीतियां बताई गई हैं। पहला है भावनाओं को नाम दे। अच्छा। मतलब सिर्फ ये नहीं कहना है कि अजीब लग रहा है, बल्कि पहचाने मुझे इस वक्त थोड़ी उदासी भी है और साथ ही शायद शुक्रगुजारी भी महसूस हो रही है। नाम देने से क्या होता है, उलझन कम होती है, थोड़ी स्पष्टता बढ़ती है। ये बात सही है, क्लैरिटी आती है। दूसरा, सभी भावनाओं को अनुमति दें, खुद पर दबाव ना डालें कि सिर्फ पॉजिटिव ही महसूस करना है। हाँ, ये बहुत होता है। डर के साथ हिम्मत भी हो सकती है ना? प्यार के साथ थोड़ी जलन भी। हर भावना को उसकी जगह दे, उसे महसूस करें बिना जज किए। बिल्कुल। तीसरा क्या है? तीसरा है थोड़ी भावनात्मक दूरी बनाएं। जब भावनाएं बहुत तेज हों, हावी हो रही हों, तो थोड़ा ब्रेक लें। जैसे नोट्स में सुझाव है, टहलने निकल जाएं या बस कुछ गहरी सांसें लें या फिर अपनी भावनाओं को लिख डालें। जर्नलिंग। हाँ,
इससे फौरन सब ठीक नहीं होगा शायद, लेकिन आपको थोड़ा सोचने और समझने का वक्त और स्पेस मिलेगा। सही है। और चौथा? चौथा है, एक मंत्र दोहराएं। जब मन भारी लगे तो खुद को याद दिलाएं, मुझे एक साथ कई चीजें महसूस करने की अनुमति है। ये मुझे कमजोर नहीं बनाता, ये मुझे इंसान बनाता है। वाह, ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये चारों रणनीतियां असल में सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपनी भावनाओं को समझने और मैनेज करने और आत्म जागरूकता के बहुत अच्छे उपकरण हैं। जैसा इन नोट्स में समझाया गया है, भावनाओं को नाम देना वो हमें एक तरह का कॉग्निटिव कंट्रोल देता है, मतलब दिमाग को उसे समझने में मदद मिलती है। अच्छा। अनुमति देना उस दमन को रोकता है। जो भावना हम दबाते हैं ना, वो अक्सर बाद में और ज्यादा तीव्रता से बाहर आती हैं। हाँ, ये तो होता है। दूरी बनाना हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय थोड़ा सोचने का मौका देता है। और जो मंत्र है वो उस पूरे अनुभव को एक सकारात्मक तरीके से देखने में मदद करता है, रिफ्रेम करता है। और ये सब कहीं ना कहीं आत्मकरुणा से जुड़ा है, मतलब खुद के प्रति थोड़ी दया, थोड़ी समझदारी दिखाना। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का और इन स्रोतों का सार क्या निकलता है? मुख्य संदेश शायद यही है कि एक साथ कई, यहाँ तक कि बिल्कुल उल्टी भावनाएं महसूस करना कोई गड़बड़ नहीं है, कोई ओवर रिएक्शन नहीं है। सही। ये गहरे और जटिल इंसान होने की निशानी है, और इसे समझना, इसे स्वीकार करना असल में एक ताकत है, कमजोरी नहीं। हाँ, ये एक ताकत है। तो अगली बार जब भावनाओं का ऐसा कोई संगम सा महसूस हो, तो शायद रुककर एक गहरी सांस लेकर हर भावना को थोड़ी जगह देना मददगार हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक पंक्ति जो इन नोट से ही निकली है। जब आप कई भावनाएं एक साथ महसूस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उलझन में हो, इसका मतलब है कि आप जिंदा हो, वास्तविक हो। वाह! इस पर सोचने से शायद हमें अपनी भावनाओं की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिल सकती है।